चलिए, आइए आइए, बैठिए, जल्दी लाइव करो जी। कर दिया है। क्या हालचाल है? होमवर्क क्या दिए थे? पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर, और कुछ नहीं ना? अगला होमवर्क सुनिए। पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2, पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2। हाँ, करना होगा। पॉलिटी आसान है, संविधान सभा है, पॉलिटी वो आसान है, आसान है वो। तो क्या क्या होमवर्क मिला पता चला? पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना? इतना करके आना है। ठीक है बाबू? अब आगे दीजिए, पहले होमवर्क ही पूछ देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। दीजिए, पूछ देते हैं। बताइए तो। बताइए, किस कमिटी के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट आया है? गुप्त कमिटी। क्वेश्चन क्या पूछे नहीं सुनते हैं? किस कमिटी के सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है? गुप्त। किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? आए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1773 ना? किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1700। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति कौन एक्ट के तहत दी गई? 1813 ना? 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? कितना? 6 माह ना? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? आए, 1935 ना? द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू हुआ है 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई? 1909 द्वारा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 द्वारा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन विभाग दिया गया? खाद्य एवं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन अधिनियम देता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 ना? ये क्या कर रहे हैं? होमवर्क ना पूछ रहे हैं? होमवर्क पूछ रहे हैं, ठीक है ना? और होमवर्क आगे दे दिया, पता चला? पॉलिटी चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, और फिजिक्स चैप्टर नंबर। शुक्रवार तक हम लोगों को जितना हम लोग पढ़े उसका एक बार रिवाइज कर लेना है। और शुक्रवार तक नहीं होता, शनिवार तक, रविवार तक तो कर ही लेना है। और उसके बाद जो है सोमवार से जो है नया होमवर्क मिलेगा। आइए, वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने सुनिश्चित किया था? दादा भाई। 1949 में गठित राष्ट्रीय समिति के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे।
हाँ, जवाहरलाल। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1950। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र तथा उपक्षेत्र में बांटा है? 6 क्षेत्र और 14 उपक्षेत्र में। बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमत तथा साधन लागत धारणाओं में अंतर का आधार है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। आगे बताइएगा। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्णा। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर। हरित सूचकांक का विकास किस वर्ष हुआ? 1975। 1900। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय से। इकोनॉमिक्स में होमवर्क मिला? इकोनॉमिक्स में तीसरा, फिजिक्स में दूसरा, पॉलिटी में दूसरा। इसके बाद इकोनॉमिक्स ना चल रहा है, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी ना। इकोनॉमिक्स में चौथा चैप्टर हुआ नहीं हुआ? चल रहा है। अब बायोलॉजी में पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तब आगे जो है फिजिक्स में 3 चैप्टर हो गया है। फिजिक्स का कल होमवर्क देंगे, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर और पॉलिटी का तीसरा चैप्टर। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अगला दिन होमवर्क देंगे पॉलिटी का चौथा और 5वां चैप्टर। और तब तक में जो है इकोनॉमिक्स भी एक चैप्टर हो जाएगा, बायोलॉजी भी एक चैप्टर हो जाएगा, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। मतलब इस सैटरडे संडे तक पूरे पढ़े गए चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे। और एक बात बाबू आप जान लीजिए, जब तक आप घर पे मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं होगा। बात सीधा है। जो पढ़ाते हैं उसको पचाइए। अब पचाना जैसे है वो आपका प्रॉब्लम है, पचाना जैसे है पचाना तो पड़ेगा। पचाइएगा रिजल्ट होगा, नहीं पचाइएगा रिजल्ट नहीं होगा। अब ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत लोग जवाब देते हैं, बहुत लोग जवाब नहीं देते। जो जवाब देते हैं अच्छी बात है, जो नहीं देते हैं वो अच्छी बात है। तो जहां तक हो चुका है वहां से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। होमवर्क दे ही दिए हैं, पूछ ही दिए हैं, आगे अब पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए बाबू, समझिए। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा। ये भारत है, भारत है। भारत का आप समुद्री तट रेखा देखिए, ये है भारत का समुद्री तट रेखा। ये भारत का समुद्री तट रेखा है। तो ये जो बाबू आपको भारत का समुद्री तट रेखा दिख रहा है, ये समुद्री तट रेखा सीधी है या टेढ़ी है? ये समुद्री तट रेखा है टेढ़ी। क्या है? टेढ़ी। तो समुद्री तट रेखा कैसी है भारत की? टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी। भारत की समुद्री तट रेखा कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। भारत की समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। अब भारत की समुद्री तट रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है,
इस टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तटरेखा को जो रेखा आपस में मिला, जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है, इसे हम लोग कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा, आधार रेखा। टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तटरेखा को जो रेखा आपस में मिलाती है, इसे हम लोग कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तटरेखा को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है, उसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा। टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तटरेखा को जो रेखा आपस में मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। अब देखिएगा बाबू, आपको प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल, क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र मंडल, अनन्य क्षेत्र मंडल, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल, अनन्य क्षेत्र मंडल, इसका जो निर्धारण होता है, इसका निर्धारण आधार रेखा से किया जाता है। प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र मंडल का जो निर्धारण होता है, वो आधार रेखा से होता है। और प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र मंडल का निर्धारण नॉटिकल मील में होता है। नॉटिकल मील यानी समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। जो समुद्री दूरी होता है, जो समुद्री दूरी होता है, उसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील, जो समुद्री दूरी होता है, उसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। जो समुद्री दूरी होता है, उसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। जो समुद्री दूरी होता है, उसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। 1852 मीटर होता है, या फिर 1.852 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है। तो जो प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल, अनन्य क्षेत्र मंडल का निर्धारण होता है, वो आधार रेखा से होता है। कहां से होता है? आधार रेखा से। आधार रेखा से होता है। अब देखिएगा बाबू, आप आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई अगर हम लोग देखें, तो आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई होती है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई होती है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। फिर आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई होती है 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई अगर देखा जाए, तो आधार रेखा से जो प्रादेशिक जल सीमा की प्रादेशिक नहीं, संलग्न क्षेत्र मंडल, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई अगर देखी जाए, तो आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील होती है। एक बात फिर से सुनिए, प्रादेशिक जल सीमा हो, संलग्न क्षेत्र मंडल हो या अनन्य क्षेत्र मंडल हो, इस सब का जो निर्धारण होता है, इस सब का निर्धारण आधार रेखा से होता है। कहां से होता है? आधार रेखा से। तो जो प्रादेशिक जल सीमा हो, संलग्न क्षेत्र मंडल हो, अनन्य क्षेत्र मंडल हो, इस सब का निर्धारण होता है कहां से? आधार रेखा से। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील होता है। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना होता है? 12 नॉटिकल मील। और आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील होता है। और आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई अगर देखा जाए, तो आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई अगर देखा जाए, तो आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल मील। तो आधार रेखा से
प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल 24 नॉटिकल मील और आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल 200 नॉटिकल मील का होता है। बात समझे? अब मान लिया जाए कि हम लोगों को निकालना है प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है। प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है? तो संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है और प्रादेशिक जल सीमा 12 है, तो इसको घटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 12 नॉटिकल मील। यानी अगर पूछा जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, तो 24 में से 12 नहीं घटाइएगा। हाँ, अगर प्रादेशिक से पूछेगा कि संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, तो प्रादेशिक से तो संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई इतनी है ना, इतनी ही ना है, और जबकि पूरा है 24, अब 12 तक तो प्रादेशिक ही है, तो संलग्न 12 ये ना बचा जी। नहीं समझ रहे हैं? तो बताइए आप एक बात हमको, भारत का समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना नॉटिकल मील है? आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना नॉटिकल मील? 1 नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर? 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर? 1852 मीटर। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना नॉटिकल मील है? आधार रेखा से पूछ रहे, आधार रेखा से कितना? 24 ना। आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना नॉटिकल मील है? कितना? 200 नॉटिकल मील। अब अगर मान लिया जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल पूछेगा तो क्या होगा? 12 ना। अब अगर मान लिया जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई पूछेगा तो 200 में से 12 को घटाइएगा ना, 188 होगा ना, 188 ना। अब मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, तो 200 में से 24 को घटाइएगा तो क्या होगा? 100। समझ रहे हैं? अब आइए क्वेश्चन पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितना समुद्री मील की दूरी तक? कितना? 12 नॉटिकल मील। भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील तक? 12, 24 क्या होगा? 12 होगा ना, समझाना पड़ेगा। 12। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील तक? संलग्न क्षेत्र के आगे, तो संलग्न क्षेत्र जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील ना है हो, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील ना। तो अब इस संलग्न क्षेत्र से अनन्य क्षेत्र मंडल कहां तक है? तो अनन्य क्षेत्र मंडल है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील ना। अनन्य क्षेत्र मंडल है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। अनन्य क्षेत्र मंडल है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। लेकिन पूछा जा रहा है कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहिए या अनन्य क्षेत्र मंडल कहिए, बात बराबर है। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहिए या अनन्य क्षेत्र मंडल कहिए, बात बराबर है, बात बराबर है बाबू। तो अब संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है और अनन्य क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितना समुद्री मील तक है, यानी 24 के बाद कितना समुद्री मील तक है। तो 200 में से 24 को घटाना होगा तो आंसर हो जाएगा 176 नॉटिकल मील। क्या कोई ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए को 100 मील के जगह जो है 176 मील बनाइए, 176 मील बनाइए, एनएम नॉटिकल मील बनाइए, 176 नॉटिकल मील बनाइए, 176 नॉटिकल मील बनाइए और इसी को उत्तर मारिए।
176 मील नॉटिकल मील बनाइए और इसी को उत्तर मारिए। बात समझे हैं ना? हो कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं समझे हैं? हाँ नहीं समझे, क्या नहीं समझे हैं बताइए, खड़ा होके बताइए ना। अरे मुंह हिला रहे थे, बताइए क्या नहीं समझे हैं? अब ई कहिएगा, अब बोलबे नहीं कीजिएगा। देखिए बाबू, क्या नहीं समझे हैं बताइएगा, तभी ना बताएंगे आगे। सिर्फ ऐसे हैं। अरे नहीं समझे तो खड़ा होके पूछिए। अब पूछबे नहीं कीजिए तो हम क्या बताएंगे? अब देखिए, ई जो प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा पूरा, इसमें क्या नहीं समझे हो बाप? नहीं समझे ना, सीधा एक लाइन में याद रखिएगा। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्रमंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील, आधार रेखा से अनन्य क्षेत्रमंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील। सिर्फ इतना भी याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में काम चल जाएगा। ठीक है? अरे नहीं समझिए, लड़की को हम बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे मुंह डुला रही तो खड़ा हो ना यार। अब खड़ी नहीं होगी। सबसे लास्ट में वो मुट्ठी के बगल में बैठल है। चलिए आइए। भारत है, बंदर जैसे काहे करता है? ये बंदर वाला आदत कहां से लाया है जी? है, अपना चिन्ह नहीं छोड़ता है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट पर है? कितने राज्य हैं? यानी क्या को ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है? 9। 9 गुण है जी, 9 गुण है। देखिए ना, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, पश्चिम बंगाल 9। पश्चिम बंगाल कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाती है? 9 ना। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। विश्व का मानचित्र का जरूरत है। देखिए आपको क्वेश्चन दीजिए तो बाबू, क्या नंबर है? 107। 107। देखिए बाबू, हम आपको यही चैप्टर पढ़ाते हुए एक बात बताए हैं, हम आपको यही चैप्टर पढ़ाते हुए एक बात ये बताए हैं कि विश्व का कोई भी देश हो अपने समय का निर्धारण वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व का कोई भी देश हो वह अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। यह है आपको देशांतर रेखा। विश्व का कोई भी देश हो वह अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना जाते हैं तो पूरब होता है, बायां आते हैं तो पश्चिम होता है। और एक बात हम आपको बताए हैं, जब हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना जाते हैं तो पूरब यानी पूर्वी देशांतर में जब हम लोग आते हैं तो समय बढ़ता है। और पूर्वी देशांतर में समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। इसी वजह से पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। तो अब आगे देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर, मतलब इसका यह है कि एक बात आप जानते हैं, भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो कह रहा है यह बात कि भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर, भारतीय मानक समय के यामयोत्तर का मतलब हुआ कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। तो ये जो क्वेश्चन में है, जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर,
इसका मतलब है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अर्धरात्रि है, यानी रात का 12 बज रहा है। रात का कितना बज रहा है? 12। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12:30 बज रहा है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है। यानी जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है, तो एक कोई स्थान एक्स है, एक कोई स्थान एक्स है, वहां पर सुबह का 6 बज रहा है, वहां पर सुबह का 6 बज रहा है। तो वह स्थान कितना डिग्री देशांतर पर होगा? वह स्थान कितना डिग्री देशांतर पर होगा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एक बार सबसे पहले बाबू लोग, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है, तो कौन ऐसा देशांतर रेखा होगा जहां पर सुबह का 6 बजेगा? कौन ऐसा देशांतर रेखा होगा जहां पर सुबह का 6 बजेगा? एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन यह कह रहा है कि जब भारत में रात का 12 बज रहा है, जब भारत में रात का 12 बज रहा है, तो कौन ऐसा देशांतर रेखा होगा जहां पर सुबह का 6 बजेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझे? क्या समझे? यानी जब भारत में रात का 12 बज रहा है, तो कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का? जब भारत में रात का 12 बज रहा है, तो कितना डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का? क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है। तो अब आप देखिए बाबू, एक तो रात 12 और सुबह 6, रात 12 और सुबह 6 में कितने घंटे का? कितने घंटे का? रात 12 और सुबह 6 में कितने घंटे का अंतर है? 6 घंटे का ना, 6 घंटे का अंतर है। और एक बात हम आपको बताए थे लास्ट टाइम, जब हम इससे रिलेटेड चीज बढ़ा रहे थे, तो वहां पर हम आपको एक बात बताए थे, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 1 घंटा बराबर, जब 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता है, तो 6 घंटा में कितने डिग्री का अंतर? तो 6 घंटा में हो जाएगा 15 छाके 90। क्या हो जाएगा? 90। तो 90 डिग्री का अंतर होगा। कितना डिग्री का अंतर होगा? जब 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता, लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन बताए थे, जो छठा क्लास का कैलकुलेशन था, हम बोले थे, याद है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर 15 छाके 90 डिग्री, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री का अंतर होता है, तो 6 घंटा में कितने डिग्री का अंतर? 90। 90। तो अब जहां पर सुबह का 6 बजेगा, वह भारत से 90 डिग्री आगे होगा। वह देशांतर रेखा भारत से 90 डिग्री आगे होगा, क्योंकि सुबह का 6 वहां बजेगा जहां का समय भारत से आगे होगा, यानी इसलिए आपको जाना होगा भारत से आगे। तो 90 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है। यहां से जब आप 90 डिग्री आगे जाइएगा, तो वहां पर ही सुबह का 6 बज रहा होगा। तो 82.5 डिग्री में 90 डिग्री को आप जोड़िए, तो 82.5 डिग्री में जब आप 90 डिग्री को जोड़िएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 8 16 1 17, 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसका उत्तर होगा। हाँ या ना? क्या आप समझे हैं? हाँ? पूर्वी ही क्यों होगा? पूर्वी इसलिए होगा क्योंकि समय भारत से आगे का समय पूछ रहा है। तो आगे जब हम पूर्वी देशांतर में जाएंगे, तभी समय आगे होगा। जब हम पश्चिमी देशांतर में जाएंगे, तो समय क्या होगा? यानी अगर भारत में रात का 12 बज रहा है, तो सुबह का 6 बजेगा 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। 172 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। समझे कि नहीं समझे? ये कैलकुलेशन पूरा समझे? पक्का? आगे बढ़ ना जाए। इसका उत्तर हो जाएगा 172
डिग्री पूरब, 172 डिग्री पूरब। अब आगे आइए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? तो एक बात बाबू आप सब लोग जानते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब अगर हम लोग पता करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है पता करना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा में से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग घटाएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग घटाएंगे, और जब आप घटाइएगा ना तो लगभग 30 डिग्री के आसपास अंतर आ जाएगा, लगभग 30 डिग्री देशांतर के आसपास अंतर जो है बाबू आपको आ जाएगा। आप समझिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब भारत का देशांतरीय अंतर पता करेंगे तो भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर घटाइएगा तो 30 डिग्री देशांतर का अंतर आपको मिल जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर बराबर 30 गुना 4 यानी 120 मिनट, 120 मिनट। और 120 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 दुना 120 यानी 2 घंटे का अंतर होगा। यानी भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, लेकिन होता नहीं है। पूरे भारत में एक जैसा ही समय है। भारत के पूर्वी भाग, भारत के सबसे पूर्वी भाग और भारत के सबसे पश्चिमी भाग में समय का अंतर होना चाहिए 2 घंटे का। कितने घंटे का? लेकिन होता सब जगह समय एक समान होता है। अगर अभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 7:45 हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में 7:45 हो रहा होगा। होना चाहिए अंतर, लेकिन होता, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? कितना घंटा? 2 घंटा का। चलिए आगे, 109, यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर का मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू जानते हैं? कैलकुलेशन सब करते हुए जा रहे हैं ना? है कि सीधा आंसर टिक कर रहे हैं? जो पूरा समझ रहे हैं वो सिर्फ आंसर टिक कीजिए, और जो कैलकुलेशन नहीं समझते हैं, कैलकुलेशन जो लिखते हैं बोर्ड पर वो लिख लीजिए, और घर पर जाकर के जो है एक बार देखिए हम क्या क्या बोले हैं, क्या क्या समझाए हैं। नोट है कि नहीं आपके पास? है ना? लिखते हैं ना? कल कहाँ गई थी? नहीं आई थी कल? मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। क्लास डेली आओ, ठीक है? आई है तो पढ़ना सिखा देंगे हम। ये हंसी जी, दांत तोड़ देंगे हम। देख रहे ज्यादा हंसती है, दांत आगे आ रहा है। आंख बड़ी तेज है लौंडा का। नहीं नहीं, ब्रश की है, दांत साफ है, वो पानी उनी का असर है, थोड़ा पीला है। मतलब इतना बढ़िया तुम देख लेता है, खाली रिजल्ट होने होने दो ना, तब तो हर दांत हम पियर से लाल कर देंगे। एक मुक्का मारेंगे पियर से लाल हो जाएगा। चलिए, तो इसका उत्तर होगा 2 घंटा। अगला क्वेश्चन पे आइए, यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर का मध्याह्न है, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं बाबू? भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
माध्यान्ह है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, माध्यान्ह यानी दोपहर का 12 बज रहा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय क्या होगा? तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, 120 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो है दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? क्वेश्चन यही ना कह रहा है जी, है? क्वेश्चन को समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा होगा? तो अब बाबू एक बात आप हमको बताइए, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? 120 में से 82.5 घटाइए, कितना आ रहा है? 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री आ रहा है। चलिए ठीक है। और एक चीज हम आपको पहले ही समझाए हैं, क्या हम आपको समझाए? तो हम आपको ये समझाए हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट ना। और जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 37.5 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 37.5 गुना 4 कीजिएगा, 37.5 गुना 4 कीजिए, बताइए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 148। हे भगवान, 37.5 गुना 4 कीजिए ना, 150। कंफर्म है? 37.5 दुना, हाँ 75, 37.5 दुना 75, 75 दुना 150, हाँ 150 आएगा। कितना आएगा? 150, 150 मिनट, 150 मिनट। अब 150 मिनट को हम लोगों को घंटा में बदलना है, तो 150 मिनट को घंटा में बदलना है तो कितना से भाग देना होगा? 60 से ना। और 150 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो हो जाएगा आपको 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट होगा। तो आप हमको बताइए कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बजा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पूर्वी भाग में हम लोग जा रहे हैं, समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो 12 में जो है आप 2.5 घंटा और जोड़ दीजिए, 12 में जब आप 2.5 घंटा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2:30 और 2:30 को हम लोग 14:30 लिख सकते हैं, हाँ या ना? इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 14:30। समझ में आया? चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के, इलाहाबाद का नाम बदल न गया है जी, प्रयागराज न हो गया है। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? 82.5 डिग्री, क्या बार बताए? बहुत बार न बताए हैं। फिर इसका भी उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद का। चलिए आ जाइए, चलिए ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, ऑनलाइन वाले लोग जो है थोड़ा देर के बाद जो है आपका बायोलॉजी का क्लास होगा, आप लोग बायोलॉजी का क्लास कीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। और आगे थोड़ा देर में बायोलॉजी का क्लास होगा, बिट्टू सर आपसे मिलेंगे। ऑनलाइन कट कर दीजिए, कीजिए।